हादसा भारत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ। आदमी ने अपनी पत्नी की सर्जरी का पैसा अभी अभी दिया था और स्टाफ ने उसे बताया कि उसकी पत्नी कल रात चल बसी। आदमी दुखी होकर घर वापस जाने लगा। वह कल रात अपनी बेटी के साथ यहाँ था और हॉस्पिटल में किसी ने उन्हें सूचना तक नहीं दी। इसके बावजूद स्टाफ उससे सर्जरी का पैसा मांगता रहा। हॉस्पिटल का जवाब वाकई चौंकाने वाला था। स्टाफ ने कहा, क्योंकि तब आप जैसे लोग बिना बिल दिए चले जाएंगे। ये कैसा घोड़े बग्घी वाला ऑपरेशन है। और यही मजाकिया दृश्य इस हॉस्पिटल में कई जगह दोहराया जाता है। यहाँ एक नर्स ने डॉक्टर को बताया कि एक गर्भवती महिला है जो बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए नॉर्मल डिलीवरी चुनना चाहती है। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दिया, नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, आपको सी सेक्शन करवाना होगा। अगर आप इंतजार करेंगी तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आपको उन्हें 2 से 4 मेडिकल टर्म्स देना होगा। ये दोनों घटनाएं ठीक उस वक्त जबल के सामने आई जो डॉक्टर से मिलने आया था। इसलिए उसने इस ब्लैक हार्ट हॉस्पिटल को साफ करने का तरीका सोचा। मैंने केवल उसे सिविलियन एरिया में आते देखा। उसने एक लाश को ऊंची कीमत पर खरीदा। उसने लाश को हॉस्पिटल में धकेला और झूठ बोला कि यह उसका पिता है जो 5वीं मंजिल से गिर गया है। उसने डॉक्टर से हर कीमत पर इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने चेक किया और पाया कि मरीज तो पहले ही मर चुका है। लेकिन अगले शब्द किसी ने नहीं सोचे थे, जब तक उसकी जेब में पैसा है वह जिंदा है। नतीजतन सर्जरी की एक सीरीज शुरू हो गई। पहले एक डॉक्टर भागकर जबल के पास आया और बोला कि उसके पिता की हालत बहुत गंभीर है और उसे हॉस्पिटल के सामने वाली फार्मेसी से 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशल दवाइयां खरीदनी होंगी। जबल ने 1 लाख से ज्यादा रुपए खर्च कर 2 बैग दवाइयां खरीदी ताकि हॉस्पिटल का साथ दे सके। नर्स दवाइयां लेकर ऑपरेशन थिएटर में वापस भागी। यहाँ एक और लौट जाओ और इसे केमिस्ट को वापस दे आओ। दूसरी नर्स ने दवाइयां वापस कर दी। जाते समय उसने जबल के पिता का फर्जी रजिस्ट्रेशन कराना भी नहीं भूला। इसी बीच डॉक्टर ने फिर जबल को सूचना दी, आपके पिता को अचानक स्ट्रोक आ गया है, स्थिति सकारात्मक नहीं है, हमें एक मशहूर एक्सपर्ट को क्लिनिक में बुलाना होगा। और उन्होंने जबल से तुरंत $3 लाख का एक्सपर्ट फी भरने को कहा। जबल ने कहा, जब तक मेरे पिता का इलाज हो सके पैसा कोई मुद्दा नहीं है। पैसा आते ही एक्सपर्ट समय पर पहुंच गया। एक्सपर्ट को जल्दबाजी में देकर उसका रवैया ऐसा था जैसे वह मुर्दों को जिला देगा। उनकी छोटी सी बदसूरत हरकत देकर पीड़ित की पत्नी ने कहा, ये कैसे लोग हैं, ये मुर्दों को भी नहीं छोड़ते। एक्सपर्ट के आने के बाद वे ऊपर नीचे व्यस्त हो गए। वे हर तरफ अभिनय कर रहे थे। कुछ घंटों बाद लाश सड़ने लगी और बदबू आने लगी। डॉक्टर समझ गया कि अब इसे छुपाया नहीं जा सकता। इसके अलावा उस छोटे से प्यारे ने 10 लाख से ज्यादा का फाइन भर दिया था। उसे लगा कि अब और पैसा नहीं बचा है, इसलिए वह बाहर आया और झूठ बोला, माफ कीजिए, मरीज अब नहीं रहा, काश आप मुझे पहले बुला दे। जबर पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि वे गड़बड़ कर रहे हैं, इसलिए उसने जवाबी हमला शुरू किया। उसने मरीज का डेथ सर्टिफिकेट निकाला और डॉक्टर से आंखें खोलकर देखने को कहा कि मौत का समय क्या था। जब मरीज पहले ही मर चुका था तो आप 6 घंटे तक अंदर बैठकर बैंड क्यों बजा रहे थे। फिर उसने हॉस्पिटल से मांग की कि वे इस मुर्दे को जिला दें, नहीं तो हॉस्पिटल की अदालत में रिपोर्ट होगी। इस पर दीवार फांदता हुआ डॉक्टर एक हाथ से डेथ सर्टिफिकेट छीनने लगा और मुंह से बड़बड़ाया, मुझे डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। यह दृश्य देखकर जबल हंस पड़ा। उसने तुरंत एक और सर्टिफिकेट निकाला और कहा कि उससे कुछ और करना है। अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा तो यह डॉक्टर तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा। जबल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए हॉस्पिटल से तुरंत उसके द्वारा दिए गए पैसे वापस करने और मृतक के लिए 50 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। हॉस्पिटल ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दूसरों को फंसाना जारी रखा, लेकिन मजबूर होकर जबल की मांग मान ली। हालांकि इस निर्दयी हॉस्पिटल के लिए जबल उन्हें जीने का रास्ता कैसे दे सका था। वह बाहर गया और सार्वजनिक रूप से सच्चाई बता दी। जल्द ही हजारों मरीजों के परिजन हॉस्पिटल के गेट पर जमा हो गए। इसी बीच डीन की गाड़ी वहां से गुजरी। परिजनों ने तुरंत उसे घेर लिया। इस हॉस्पिटल का डीन एक अमीर सेकंड जनरेशन था जो अकड़ू स्वभाव का था। वह इस तरह की बात को कैसे सहन कर सका था। मैंने उसे हाथ में हथियार लिए कार से उतरते देखा। सोचा कि वह सबको डरा देगा, लेकिन उसने परिवार वालों की ताकत को कम आंका। उसका सामना उन लोगों से हुआ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। यह खबर जल्द ही उसके ससुर पटेल तक पहुंची। पटेल को पता चला कि उसके बेटे की सड़क पर हत्या कर दी गई है। उसने हत्यारे को ढूंढने और टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाई। फिर उसने किसी से हॉस्पिटल का सर्विलांस वीडियो मंगवाया। जब उसने सर्विलांस में जबल को देखा तो वह चीख पड़ा, मैंने इस आदमी को 5 साल पहले अपने हाथों से मार डाला था। अच्छा चलो समय को 5 साल पीछे ले चलते हैं। उस समय जबल का एक खुशहाल परिवार था। उसकी पत्नी जवान और खूबसूरत थी और उसके गर्भ में एक प्यारा बच्चा था। दोनों ने एक घर खरीदने के लिए लोन लिया था। लोन चुकाए भी नहीं थे कि घर गिर गया और इस हादसे में 212 लोग मारे गए, जिनमें जबल की पत्नी और बच्चा भी शामिल थे। दुख से व्याकुल होकर उसने पता लगाया कि यह सोसाइटी पहले एक वेटलैंड थी जहां घर बनाने की कोई अनुमति नहीं थी। डेवलपर पाटिल ने अधिकारियों को रिश्वत देकर इस जमीन का डेवलपमेंट राइट हासिल किया था। मरने वालों को न्याय दिलाने के लिए उसने कई सबूत जुटाए और पाटिल को कानून के हवाले करने की ठानी। ने उसकी एक नहीं सुनी और दावा किया कि बैठे हुए सभी अधिकारियों ने उससे रिश्वत ली है। कुछ ने लाखों तो कुछ ने करोड़ों में। कोई भी एक गरीब आदमी के लिए न्याय नहीं करेगा। जहां हम बैठे हैं यहाँ केवल आम आदमी के इलाके हैं, कोई आवाज नहीं। पाटिल ने बिना डरे जबल को 2 मौके दिए कि वह प्रतिक्रिया दे, लेकिन जबल ने पहले इंटरोगेशन डायरेक्टर को फोन किया। सर, अंधेरे में गिरी इमारत जहां 200 लोग मारे गए उसमें विजय पाटिल की कार थी। जवाब मिला, गलत नंबर। फिर उसने हाउसिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी को फोन किया। सर, मुंबई में गिरी इमारत, दिग्विजय पाटिल कहाँ थे सर? मेरे पास सभी सबूत और फाइलें हैं। जवाब मिला, हर कोई मुझे फोन करता है, अभी नंबर बदल दो। फोन पर खामोशी और पाटिल की खुशी ने जबल को
को वास्तविकता दिखाई। भारत में व्यापार और राजनीति का गठजोड़ लंबे समय से खोखला हो चुका था। चूंकि न्याय मौजूद नहीं था, उसने अपने तरीके से इसका हल निकालने का फैसला किया। उसने सबूत नीचे रखे और दरवाजे की ओर मुड़ा। पाटिल ने सोचा कि वह अपनी बात पर अड़ा हुआ है, फिर भी नाटक कर रहा है। उसने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जबल पलटकर उसे 10 मीटर दूर फेंक देगा। देखो, ये सारे बड़ी मछलियां और मांस खाने वाले अधिकारी जो आम लोगों पर राज करते हैं, जबल के सामने कहाँ टिके। कुछ ही देर में जबल ने उसे धराशायी कर दिया। कुछ देर बाद जबल ने उसे एक बार फिर उठाया और खिड़की की ओर फेंक दिया। पाटिल, जो दिखने में एक दरियाई घोड़े जैसा था, गिड़गिड़ाने लगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे जाने दो, माफ कर दो, कृपया मुझे जाने दो। अंत में जबल ने दया दिखाई और उसे जाने दिया, लेकिन पाटिल ने उसे जाने का इरादा नहीं किया। यह मेरा फोन है। उसने सोचा कि जबल शांत हो गया है। पाटिल ने उसके शव को उपनगर में फेंकने का आदेश दिया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जबल की किस्मत ने उसे बचा लिया। उसे एक ग्रुप स्टूडेंट्स ने उठा लिया जो टूर पर जा रहे थे। उन्होंने जबल का इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया और उसे स्कूल में आराम करने के लिए ले गए। यहाँ जबल की मुलाकात कुछ युवाओं से हुई जो अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन सभी भ्रष्टाचार और अत्याचार से पीड़ित थे। इसलिए उसने इस स्कूल के एक टीचर को हायर किया और जल्द ही छात्रों के साथ मिलकर पूरे भारत को हिला देने वाली एक क्रांतिकारी ऑपरेशन की योजना बनाई। उन्होंने एक ही रात में 10 सरकारी अधिकारियों को अगवा कर लिया और अगले दिन शहर के सेंटर में सबसे भ्रष्ट अधिकारियों को फांसी पर लटका दिया। शव के सीने पर एक डॉक्यूमेंट था जिसमें उसके द्वारा किए गए सभी अपराध दर्ज थे। डॉक्यूमेंट में एक रिकॉर्डिंग वाला बल्ब भी था जिसमें जबल की आवाज थी। हर शुक्रवार जब एक फिल्म रिलीज होगी तो एक सरकारी अधिकारी भी रिलीज होगा, या तो भ्रष्टाचार के खिलाफ या दुनिया से। और हाँ, मैं न तो कोई सरकारी अधिकारी हूँ, न ही कोई अवैध व्यक्ति। मैं न तो कोई राजनेता हूँ, न ही कोई आतंकवादी। मैं नाम से हीरो हूँ और नाम से खलनायक भी। मैं गब्बर हूँ। जल्द ही यह रिकॉर्डिंग मीडिया द्वारा ट्रेंड कर दी गई और जबल लोगों की चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने उसे सबसे वांटेड अपराधी घोषित कर दिया, जबकि लोग उसे मसीहा मानने लगे। कुछ दिनों बाद जबल ने एक और खबर जारी की, 2 सितंबर। इस दिन को याद रखो क्योंकि इस दिन PWD की एक सीट हमेशा के लिए खाली हो जाएगी। लेकिन यह सिर्फ जबल द्वारा छोड़ा गया एक धुआंधार बम था। जब सभी पुलिस फोर्सेस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पर तैनात थी, जबल ने टैक्स डिपार्टमेंट के चीफ को अगवा कर लिया। जांच के अनुसार टैक्स चीफ ने 18 करोड़ रुपए का गबन किया था और 800 से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मारने के लिए मजबूर किया था। अगले दिन उसे भी फांसी पर लटका दिया गया। इसी के साथ उसके जीवन का एक और अपराध भी सामने आया। एक बार फिर लोग खुश थे और अधिकारी घबराए हुए थे। कई अधिकारी जीवित रहने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे और सुरक्षा मांगने लगे। सर, सच कहूं तो मैं सबसे ज्यादा भ्रष्ट हूं। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। इस भ्रष्टाचार की लिस्ट को देखो, मेरा आधा सदी खत्म हो चुका है। 50 करोड़। कुछ ने तो चोरी किए गए पैसे वापस करने की पहल भी की। मैंने इस कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ 50 लाख उधार लिए थे ताकि उसका काम हो सके। मैं वह 1 करोड़ 50 लाख वापस कर रहा हूँ। कृपया ले लो सर, कृपया ले लो सर। क्या आप मुझे मार डालेंगे? कृपया ले लो। अगर फाइल सही है तो मैं आपकी फाइल पर साइन कर दूंगा। जैसे ही तस्वीर पलटी, अधिकारियों ने रिश्वत लेने से डरना शुरू कर दिया, जिससे पाटिल का व्यवसाय ठप हो गया। गुस्से में आकर उसने मजबूरी में काम करने का फैसला किया। उसने 10 सबसे जुड़े हुए अधिकारियों को बांधकर रिश्वत लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनमें से कुछ ने हिलने से इनकार कर दिया। पाटिल को इतना परेशान देकर सभी ने सोशल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। यह खबर सुनकर जबल भी बेहद गुस्से में था। अधिक जुड़े हुए अधिकारियों की सुरक्षा के लिए उसने पाटिल को अगले टारगेट के रूप में चुना और तारीख पाटिल के जन्मदिन पर निर्धारित की। पाटिल को भी पता था कि जबल उससे बदला जरूर लेगा, इसलिए उसने पहले से ही बड़ी संख्या में लोगों को तैनात कर दिया और पहले ही एक्शन लेने की तैयारी कर ली। जन्मदिन की पार्टी में पाटिल ने दर्शकों को भ्रमित करने के लिए सभी को अपना मास्क पहनने को कहा, लेकिन इससे जबल को मौका मिल गया। वह पाटिल के पीछे आ गया और फिर ऐसा लगा जैसे भगवान जाने क्या हुआ। वह पाटिल को चुके से ले गया। दुश्मन मिल गया। बाहर की दुनिया लाल हो गई और इस बार शिकारी और शिकार की पोजीशन बदल गई थी। जबल ने पाटिल को 2 मौके दिए। वह किसी को भी फोन करके मदद मांग सकता था, लेकिन उसने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को फोन किया। मैं दिग्विजय पाटिल हूँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। गोपाल ने मुझे अगवा कर लिया है। तुम मुझे मरवाना क्यों चाहते हो? अगर गोपाल को इस बारे में पता चल गया तो वह खुद को मार लेगा। फोन रखो। जबल इस दृश्य को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर पाटिल ने पुलिस को फोन किया। गब्बर ने मुझे मेरे ही घर में छुपा रखा है। क्या यह पुलिस स्टेशन है? नहीं, यह पुलिस स्टेशन है। मैं यही कह रहा हूँ। क्या यह पुलिस स्टेशन है? मैं भी यही कह रहा हूँ। यह पुलिस स्टेशन है, पिज्जा स्टेशन नहीं। अरे साधु, क्या हुआ? सर, किसी पागल आदमी का फोन है। वह पुलिस स्टेशन को फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर रहा है। और आखिरी बार सुन लो, ये पुलिस स्टेशन है। पाटिल को असीम क्रोध आया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि सामने वाला आदमी उसकी कीमत लगा रहा है। उसने समझ लिया कि उसके पास कोई चारा नहीं है, इसलिए उसने हमला कर दिया। लेकिन जबल के सामने वह सिर्फ एक छोटी सी सब्जी थी। जल्द ही दोनों घर के अंदर से बाहर आ गए। जबल ने पाटिल को ऊपर उठाया और जमीन पर पटक दिया। पाटिल एक गेंद की तरह पूल में गिरा और डूब गया। जबल बहुत चिंतित था। इसी के साथ उसने भारत के लोगों के प्रति अपनी नाराजगी जताने के लिए अपना तरीका अपनाया। अब उसके पास कोई चिंता नहीं थी। फिर वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और खुद को सरेंडर कर दिया। उसने दावा किया कि सब कुछ उसकी योजना थी और इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं था। जल्द ही जबल की गिरफ्तारी की खबर सभी गलियों में फैल गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार से जबल को तुरंत रिहा करने की मांग करने लगे। प्रदर्शन के दिन पूरा भारत भर गया। लोगों ने जबल की गाड़ी को घेर लिया और एक साथ चिल्लाने लगे, जबल को रिहा करो। सीन कंट्रोल से बाहर होने वाला था। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था,
इसलिए उन्होंने जबल से लोगों को शांत करने को कहा। जबल पुलिस के साथ कार की छत पर चढ़ गया और तुरंत सीन शांत हो गया। ये कोई अपराध नहीं है सर, आपने सही किया। अगर आपको कुछ हो गया तो हम शहर का भूगोल बदल देंगे। आज हम उन्हें एक छात्र की ताकत दिखाएंगे सर। इन जोशीले युवाओं को देकर जबल को भारत का भविष्य दिखाई दिया। उसने फैसला किया कि मरने से पहले वह छात्रों को एक आखिरी सबक देगा। उसने छात्रों को निर्देश दिया, मेरी मौत के बाद इन कारों, इन टैक्सियों, इन ट्रेनों को मत जलाना। अगर जलाना ही है तो अपने दिल की आग को जलाओ। उसने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया है। हालांकि उसने जो किया वह सही था, लेकिन उसका तरीका गलत था। क्या तुम जानते हो गब्बर कौन है? हर वह आदमी जो दूसरे के गलत पक्ष को नहीं देखता वह गब्बर है। जो चुभता है वह गब्बर है। वह सरकारी आदमी जो ऐसी कमरे में बैठकर लोगों को परेशान करता है, जो उन्हें पसीने में डाल देता है, वह गब्बर है। तुम में से कौन गब्बर है? गब्बर कौन गब्बर है? गब्बर कौन गब्बर है? गब्बर। इसके बाद अगर कोई रिश्वत लेने की सोचेगा तो उसके दिल में एक आवाज सुनाई देगी, रिश्वत मत लो, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। फिल्म के अंत में जबर ने एक दुखद हीरो की विदाई गीत गाया और निडर होकर मौत को गले लगा लिया। न्याय आ गया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि समाज, मानवता और न्याय की गहरी खोज थी। यह हमें याद दिलाती है कि न्याय देर से आ सका है, लेकिन कभी अनुपस्थित नहीं होता। साथ ही यह हमें प्रोत्साहित करती है कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाएं और न्याय के लिए लगातार प्रयास करें। अगली कड़ी और भी रोमांचक होगी।